हेलो, नमस्ते। मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 10th लेक्चर अर्थात विद्युत धारा के 10th लेक्चर में हम लोग संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जो क्लास नोट्स आप लोगों का उसमें कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ाया था और संधारित्रों का संयोजन उस समय भी हमने पढ़ाया था। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन और वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था संधारित्रों का संयोजन। सेम चीज़ें हैं, लगभग आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, इसलिए उसका रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग और उसके बाद इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। हम आपको बता दें बाबू, इसको पढ़ाने से पहले एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, है ना। दैनिक जीवन से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा बाबू, भोजपुरी में अभी बड़ी ट्रेंड कर रहा है बंगलिनिया वाला गाना। कौन? बंगलिनिया वाला गाना। और बंगलिनिया वाला गाना हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं, शायद उसको गाई है शिल्पी राज करके कोई गायिका है। तो मान लीजिए कि उनका कार्यक्रम रखा गया है। क्या रखा गया है? उनका कार्यक्रम रखा गया है। ये शिल्पी राज हो गई, इनका मान लीजिए कार्यक्रम किसी हॉल को बुक करके रखा गया है ना। और जो भी पर्सन है, ये लोग सारे जितने भी देखने वाले दर्शक होंगे तो आएंगे ही। मान लीजिए कि इसका एंट्री फी जो है वो फ्री नहीं है, इसका फी लगेगा, एंट्री फी लगेगा। अब मान लीजिए कि हम बोलें कि जो भी सारे लोग आ रहे हैं, जो भी सारे लोग शिल्पी राज को देखने के लिए या सुनने के लिए आ रहे हैं, उनसे पैसा लेना है। कैसे लिया जाए? तो मान लीजिए कि 300 रुपया एंट्री फी हुआ। कितना रुपया? 300 रुपया। 300 रुपया एंट्री फी हुआ। तो 300 को अब हम बोलेंगे किस तरह से लिया जाए। तो मान लीजिए एक आदमी सलाह दिया कि सर ऐसा कीजिए कि इसके गेटवा पे 3 गो काउंटर बना दीजिए। कैसा बना दीजिए? 3 काउंटर। 3 काउंटर बना लीजिए। हमने किस लिए 3 काउंटर बनाए? तो सर यहाँ पर ये पहले काउंटर पे जा करके मान लीजिए कोई गया, पहले काउंटर पे दिया 100 रुपया, फिर दूसरे पे 100 रुपया, फिर तीसरे पे 100 रुपया। हमने अच्छा ठीक है, आपने ऐसा लॉजिक क्यों दिया? तो सर ये लोग थोड़ा रुक के जाएंगे ना, तो अंदर क्या होगा ना कि अंदर से भी कुछ लोग इधर से निकलेंगे। मान लीजिए एग्जिट पॉइंट है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो निकलेगा, जाएगा ना। जिसको अच्छा नहीं लगा वो निकलेगा। तो थोड़ा लेट से जाएंगे ना ये लोग, तो अंदर थोड़ा भीड़ है ना, तो कुछ भीड़ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये रुकावट पैदा करने के लिए, इन लोगों को अंदर जाने में असुविधा के लिए, असुविधा देने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए ऐसा हमारा एक मित्र जो है उन्होंने सलाह दिया कि 3 काउंटर कीजिए, है ना। और मान लीजिए कि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर खाली है। बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर खाली है। आप लोग समझिएगा, ये एक केस हो गया, ये केस 1 हो गया। अब अगला केस क्या बाबू कि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर खाली है। तब क्या होगा बाबू? तब मेरे एक मित्र सलाह देंगे कि नहीं सर ऐसा कीजिए, एक काउंटर बनाइए, एक ही काउंटर रहने दीजिए और यहीं एक ही काउंटर पर कोई आएगा डायरेक्ट 300 रुपया दे करके कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। 300 रुपया दे करके अंदर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बाहर जो है बाहर बहुत भीड़ है और अंदर क्या है? खाली है। क्योंकि शिल्पी राज को सुनना है, बंगलिनिया गाना को सुनना है। कोई दिक्कत? चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा कि रुकावट कम पैदा होगा। यहाँ पर रुकावट कम पैदा होगा, है ना। तो अपने इच्छा अनुसार जैसे हमको सुविधाजनक लगे, जिस तरह से हमको उपयोग करना है, उस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर काउंटर का निर्माण करेंगे। यहाँ से हम प्रतिरोधों के संयोजन में देखिए हम किस तरह से जोड़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। अब इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है कि जो हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोध होता है, जो उपलब्ध जो हमारे पास प्रतिरोध होता है, उपलब्ध प्रतिरोध से इच्छित प्रतिरोध उपलब्ध प्रतिरोध से
इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिरोधों का क्या करना पड़ता है? संयोजन करना पड़ता है। प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। यह संयोजन बाबू दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। हमारे पास जो उपलब्ध प्रतिरोध होते हैं, हमारे पास जो उपलब्ध तरीके थे, है ना, उसको हम यूज कर रहे थे। कहीं पे हम अवरोध उत्पन्न करने के लिए और कहीं पे अवरोध कम करने के लिए। कोई दिक्कत? ऐसे ही प्रतिरोधों का संयोजन हम कहीं पे प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए और कहीं पे प्रतिरोध को घटाने के लिए करते हैं। कोई दिक्कत? अब प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से किया जाता है। एक नंबर है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा बाबू होता है पार्श्वक्रम कहें या समांतर क्रम संयोजन कहें। पार्श्वक्रम कहें या समांतर क्रम संयोजन कहें, है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब जो श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें हम प्रतिरोधों को क्रमवार जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? क्रमवार जोड़ते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके जोड़ते हैं। जैसे किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, है ना, जिस तरह से आपको हम कैपेसिटर में बताए थे। कोई दिक्कत? क्रमवार जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? क्रमवार जोड़ते हैं। जैसे देखो यहां पर हम बाबू यहां पर देखेंगे आपका, अब एक नंबर देखेंगे, एक नंबर देखेंगे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को देखेंगे। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हम प्रतिरोधों को क्रमवार जोड़ते हैं। जैसे ये हो गया, ये आपका प्रतिरोध हो गया। इसको हम एक सेल से जोड़ दिए। ये हम एक हमने स्विच लगा दी। ये हमारा परिपथ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। परिपथ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब का मान लेते हैं बाबू कि इस प्रतिरोध का मान R1 है, इस प्रतिरोध का मान R2 है, इस प्रतिरोध का मान R3 है ना। इसको हम बिंदु A से B के बीच जोड़े हैं, इसको बिंदु B से बिंदु C के बीच जोड़े हैं, और इसको बिंदु C से बिंदु D के बीच जोड़े हैं। कोई दिक्कत? इसको बिंदु A से बिंदु B के बीच जोड़े हैं, ये दूसरे प्रतिरोध को B से C के बीच जोड़े हैं, और तीसरे को C से D के बीच जोड़े हैं। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर ध्यान देना, ये आप जानते हैं कि बैटरी का धन टर्मिनल होता है और ये बैटरी का ऋण टर्मिनल होता है। तो आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि विद्युत धारा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाती है, अर्थात विद्युत धारा बैटरी के धन टर्मिनल से कहाँ जाएगी? ऋण टर्मिनल की ओर जाएगी। ऐसे कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी लगाया है। कितने वोल्ट का? V वोल्ट का हमने V वोल्ट का बैटरी लगाया है। अब आप ये चीज जानते हैं कि जब V वोल्ट का हम बैटरी लगा दिए तो ये बैटरी सारे प्रतिरोधों पर क्या करेगी? विभव को उत्पन्न करेगी, वोल्टेज को उत्पन्न करेगी, है ना। और हमने आपको थर्ड चैप्टर में जब हम संधारित्रों का संयोजन बताए थे, उस समय बताए थे कि बिंदु बदलने पर, ध्यान दीजिएगा, उस दिन वाला ट्रिक याद कीजिएगा जब हम ट्रिक बताए थे। बिंदु बदलने पर, क्या बदलने पर? बिंदु बदलने पर विभव का मान बदल जाता है और रास्ते बदलने पर धारा का मान बदल जाता है। यहां पर देखो, रास्ता आपका एक ही था ना, रास्ता आपका एक ही है ना। तो कहीं धारा का मान बदला, देखो यहां से आई निकला, यहां भी आई, यहां भी आई, घूमते हुए कितना आई, कोई दिक्कत? अर्थात रास्ते नहीं बदले इसलिए धारा का मान नहीं बदलेगी।
और यहां पर देखो बाबू बिंदु सारे प्रतिरोध जहां जहां जोड़े गए हैं उनके बिंदु बदल रहे हैं। देखो ये जो R1 प्रतिरोध है ये A से B के बीच जोड़ा गया है, R2 प्रतिरोध B से C के बीच जोड़ा गया है, R3 प्रतिरोध C से D के बीच जोड़ा गया है। कोई दिक्कत? तो बिंदु बदल रही है इसलिए विभव का मान क्या होगा? बदल जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि A से B के बीच V1 विभव है, कितना है? V1। B से C के बीच V2 विभव है और C से D के बीच V3 विभव है। क्योंकि बिंदु बदल रहा है और बिंदु बदलेगा तो विभव का मान बदल जाएगा, बिंदु बदलेगा तो विभव का मान बदल जाएगा। कोई दिक्कत? अब बाबू आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से अब एक चीज यहां पर देख लो। यहां पर बाबू जब हम तुल्य प्रतिरोध का निर्माण करेंगे, सर ये तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो बाबू जब हम तीनों ये तीनों जो आपके प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास एक प्रतिरोध प्राप्त होगा, उस प्रतिरोध को हम तुल्य प्रतिरोध करते हैं। क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध करते हैं। तो अगर हम उस परिपथ को बनाए, तुल्य प्रतिरोध के परिपथ को बनाए, तो बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों को मिला करके एकलौता अपना वो काम कर जाएगा जो ये तीनों कर रहे हैं, है ना? इसको मिला करके काम कर जाएगा। इसका मान हो गया, इस प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? तब क्या बोलते हैं इसे? तुल्य प्रतिरोध ना। तो ये हो जाएगा R तुल्य। क्या होगा? R तुल्य। ये कहां से कहां तक जुड़ा है? तो बाबू A से कहां तक है? ये तीनों जोड़ने के बाद ना, तो A से D के बीच जुड़ा है। कहां से कहां जुड़ा है? A से D का, क्योंकि तीनों को जोड़ने के बाद वाला है, तो A से D के बीच जुड़ा है। तो इसका नाम रख देते हैं हम A और इसका नाम D। कितना वोल्ट का बैटरी है? प्लस और ये माइनस, धारा कितना जाएगा? I। कितना? I, है ना? तो कितना वोल्ट का बैटरी? तो V वोल्ट का। अब यहाँ पर प्रतिरोध कितना है? एक ही प्रतिरोध है ना, तो सारा विभव ये कहाँ यूज करेगा? यहीं पर उत्पन्न करेगा ये। तो कितना करेगा? V वोल्ट। कोई दिक्कत? कितना करेगा? V वोल्ट। क्योंकि ये बैटरी V वोल्ट का है, ये बैटरी V वोल्ट का है, तो इस प्रतिरोध के पास ये कितना विभव उत्पन्न करेगा? तो अपना पूरा ताकत लगा देगा ना यहाँ पर विभव उत्पन्न करने के लिए। यहां पर तो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या है? अलग अलग है। प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है, तो जो V प्रतिरोध है, V वोल्ट का प्रतिरोध है, वो V1, V2, V3 में अलग अलग बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर एकलौता ये R तुल्य प्रतिरोध है, एकलौता ये R तुल्य प्रतिरोध है। जो हमने V वोल्ट का बैटरी जोड़ा, ये R तुल्य के बाद R तुल्य के पास V वोल्ट उत्पन्न कर देगा। कोई दिक्कत? बाबू तो आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? I इंटू R। V बराबर I इंटू R। कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो, अगर हम देखें प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध है ना, तो यहां पर हम देखें प्रथम प्रतिरोध के लिए विभव कितना है? V1 ना। देखो बाबू प्रथम प्रतिरोध के पास विभव कितना है? तो V1। अब बराबर धारा कितना? सब में आ ही जाएगा ना, क्योंकि रास्ता सेम है। रास्ता सेम तो धारा का मान कितना? सेम। तो बाबू धारा कितना? I और प्रतिरोध कितना है उसका? V बराबर IR होता है ना, तो V की जगह पर क्या हो जाएगा? V1। धारा कितना? सब में आ ही जाएगा, तो I और प्रतिरोध इसका कितना? R1। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब बाबू इधर देखो, द्वितीय प्रतिरोध के लिए V बराबर IR से ना, तो द्वितीय प्रतिरोध का विभव कितना है? V2। तो V2 बराबर धारा कितना? I ही, सब में आ ही जाएगा। अभी बोल रहा है, बार बार बोल रहा है I। अब प्रतिरोध कितना है इसका? R2। समीकरण नंबर 2। अब बाबू हम देखें
तृतीय प्रतिरोध के लिए, किसके लिए? तो तृतीय प्रतिरोध के लिए। तो तृतीय प्रतिरोध के लिए, तृतीय प्रतिरोध के पास विभव कितना है? तो V3 है। धारा कितना जाएगा? तो सब में आ ही जाएगा सर, क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा है। प्रतिरोध कितना है इसके पास? तो प्रतिरोध है R3। समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? अब इस परिपथ के लिए देखते हैं, किसके लिए? तो तुल्य परिपथ के लिए, है ना। तो देख लो बाबू, तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए विभव कितना है? V, धारा कितना? I, अब प्रतिरोध कितना? R तुल्य, R तुल्य। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर अगर किसी को दिक्कत हो तो बाबू आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग जो हमने 3rd चैप्टर पढ़ाया था संधारित्रों का संयोजन, उस संधारित्रों के संयोजन को देख लीजिएगा, है ना। और संधारित्रों के संयोजन को जब आप एक बार देख लेंगे, उसको रिवीजन कर लेंगे, तो हमको लगता है कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ये पक्का है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसलिए आप उसको क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए परिपथ से, यहां पर देखो अब किसे बाबू? परिपथ से। परिपथ से, परिपथ से देखो बुआ, परिपथ से देखो, ये जो V है, ये जो V है, V वोल्ट का जो हमने बैटरी लगाया है, V वोल्ट का जो हमने बैटरी लगाया है, ये बैटरी कितने भागों में बट गया है? ये बैटरी का जो विभव है कितने भागों में बटा है? यही ना V बट गया है V1, V2 और V3 में। तो परिपथ से आपने क्या देखा है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान, अब देखो यहां पर समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से V का मान रखो। V का मान IR तुल्य है ना, V बराबर IR तुल्य। तो IR तुल्य बराबर V1 का मान कितना है? यहां पर देखो V1 का मान IR1, V1 बराबर IR1 प्लस V2 का मान कितना है? V2 का मान यहाँ है IR2 अब प्लस V3 का मान कितना है? V3 का मान यहाँ पर V3 होना चाहिए ना। तो V3 का मान है IR3। कोई दिक्कत? अब क्या करो बाबू, देखो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। आई को क्या करो? कॉमन निकाल लो। तो आई को आप कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? R। यहाँ पर तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि एक ही है, इकलौता है। यहाँ पर निकाल लो, आई कॉमन निकालेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या होगा कि जो आपका ये आई है, आई से आई क्या चलेगा? नैहर। कहाँ जाएगा? नैहर। ससुरा में क्या बचेगा? तो ससुरा में बचेगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया आपका फॉर्मूला। कोई दिक्कत? इसमें बाबू अगर हम आपको नोट लिखाएं, क्या लिखाएं? नोट लिखाएं तो नोट 1 में होगा, है ना, कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है परंतु विभव अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन विभव या जो कहे विभवांतर कहे, विभव या विभवांतर। जैसे 1 नंबर में लिखा है कि श्रेणी संयोजन में क्या होता है? जो धारा होता है वो क्या होता है बुआ?
समान होता है, धारा जो होता है ये समान होता है। सब में देख रहे थे, आइए जा रहा था ना। और दूसरा जो आपका विभवांतर है, विभवांतर, ये विभवांतर आपका बाबू अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? आप लोग इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला आपको 2 नंबर हम इसी वीडियो में पढ़ा देंगे। क्या बाबू है? समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम मिटा देंगे, तब तक के लिए वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिए, है ना। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, है ना। बाबू एक नोट में 2 नंबर आप ये भी लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, मैं बोल देता हूं, आप लोग चाहेंगे तो अपने नोट्स में ये चीज लिख सकते हैं, नोट नंबर 2 में, कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के मान सबसे छोटे से भी छोटा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, सॉरी, सबसे छोटे से भी, सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के जो मान आता है, तुल्य प्रतिरोध का जो मान आता है, वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है? बड़ा होता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है ना, उससे भी बड़ा तुल्य प्रतिरोध का मान आता है। कोई दिक्कत? इसीलिए हम 3 जगह काउंटर लगा रहे थे, है ना, लाइन से। एक जगह 100 रुपया, फिर एक जगह 100 रुपया, फिर एक जगह 100 रुपया। इसलिए लगा रहे थे, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करना था, ज्यादा से ज्यादा रुकावट उत्पन्न करना था कि उनको जाने में कठिनाई हो, अंदर भीड़ है, लोग बाहर निकल जाए। और जो 2 नंबर हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है, उससे भी छोटा प्रतिरोध हमको प्राप्त करना होता है, इसलिए हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं। कोई दिक्कत? और समांतर क्रम संयोजन के बारे में अब हम आपको बता दें कि समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं कि प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पर एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक बिंदु पर एक साथ जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? इस विशेष जोड़ को, इस विशेष संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए तो हम 2 नंबर देख लेते हैं, है ना। इसको अब हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। लो ये भी मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास क्या रहे? जगह चाहिए, क्योंकि प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। अब हमको क्या पढ़ना था बाबू? 2 नंबर पढ़ना था समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो बाबू समांतर क्रम संयोजन में जो हमारे पास प्रतिरोध होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? प्रतिरोध होते हैं, है ना। उन सारों को हम एक बिंदु पर एक साथ, उनके एक सिरे को देखो, उनके एक सिरों को एक बिंदु पर एक साथ और दूसरे सिरे को एक बिंदु पर एक साथ जोड़ा जाता है ना। देखो दूसरे बिंदु पर हम एक साथ जोड़ दिए। कोई दिक्कत? इस बिंदु का नाम हम दे दिए M, इस बिंदु का नाम दे दिए हम N। कोई दिक्कत? ये M और ये N। अब हम क्या करेंगे? इस परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हम इस परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम एक सेल से, या कहें कि हम बैटरी से जोड़ देंगे। ये रहा स्विच क्या है?
ऑन है, लीजिए जोड़ दिए। अब बाबू हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध R1 है और इसका R2 है और इसका R3 है, कोई दिक्कत? अब बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि जब हम सेल से या बैटरी से जब हम किसी भी परिपथ को जोड़ते हैं तो धारा प्रवाह होता है। धारा प्रवाह किधर होता है? तो धारा प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। धारा प्रवाह प्लस से माइनस की होता है, तो ये प्लस और ये क्या होता है? माइनस। तो धारा प्रवाह किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर ऐसे जाएगा, ये आई जाएगा, कितना? आई। यहाँ भी कितना जाएगा? आई। लेकिन अब आई यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो आई गया, उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते बट गए, रास्ते बट गए। रास्ते बटने के कारण धारा का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे हमने आपको एक बार बताया था कि मान लीजिए कि इस तरह से, मान लीजिए कि इस तरह से कोई पाइप का संरचना हो, है ना, इस तरह से। इधर से मान लीजिए कि हमने 10 लीटर पानी डाला। कितना लीटर पानी डाला? 10 लीटर। अब 10 लीटर डालेंगे तो यहाँ तक कितना पानी जाएगा? यहाँ तक 10 लीटर ही जाएगा। उसके बाद पानी बढ़ जाएगा दो रास्तों में। अब ये हम नहीं कह सकते इधर 5 जाएगा इधर 5 जाएगा, ये हम नहीं कह सकते हैं कि आधा आधा जाएगा। कितना जाएगा हमको पता नहीं है, कितना जाएगा हमको पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये अलग अलग रास्ते बंटने के कारण पानी का जो मात्रा है वो अलग अलग होगा, अर्थात तो बट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जब यहाँ तक तो धारा आपका आई ही जाएगा, क्योंकि V वोल्ट का बैटरी हम जोड़े हैं और V वोल्ट का बैटरी कितना धारा प्रवाहित कर रहा है? आई धारा प्रवाहित कर रहा है। लेकिन यहाँ के बाद रास्ते अब 3 भाग में बट गए, अलग अलग रास्ते हो गए, तो धारा भी क्या हो जाएगा? बट जाएगा। और हम मान लेते हैं कि इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, कोई दिक्कत? और फिर अब यहाँ आकर के, अब यहाँ किधर जाएगा बाबू? I3 ना, इसमें कितना गया था? I1 और यहाँ पर I2। अब ये तीनों फिर मिलकर के इधर कितना हो जाएंगे? I, फिर इधर से I। किसी को दिक्कत? अब बाबू अब यहाँ पर देखो, V वोल्ट का बैटरी हम आपको बताए थे कि रास्ते बदलने पर धारा का मान बदल जाता है, रास्ते बदलने पर धारा का मान बदल जाता है और बिंदु बदलने पर विभव का मान बदलता है। अगर रास्ते नहीं बदले तो धारा का मान नहीं बदलेगा और बिंदु नहीं बदले तो विभव का मान नहीं बदलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, बिंदु क्या सारे प्रतिरोध एक ही बिंदु पर जोड़े गए हैं? हाँ, जोड़े गए हैं। तीनों प्रतिरोध M और N, M और N, M और N। लो ये दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये बिंदु जो आपका है इसका नाम है M और ये बिंदु जो आपका है इसका नाम है N। तो सारे ये जो प्रतिरोध हैं, है ना, R1, R2, R3, M और N के बीच ही जोड़े गए हैं, बिंदु नहीं बदल रहा है, इसलिए तीनों का जो विभव होगा वो सेम होगा, तीनों का विभव भी होगा। कोई दिक्कत? तीनों का विभव क्या होगा? सेम होगा, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर, अब हम इसके तुल्य प्रतिरोध का निर्माण करें, तुल्य प्रतिरोध का निर्माण करें तो इसका तुल्य प्रतिरोध थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये तीनों मिलकर के एक बना देगा ना। लो एगो बना दिया, ये आपका हो गया बैटरी, ये आपका एक स्विच, लीजिए परिपथ कंप्लीट। ये हो गया आपका धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से ये इसका मान कितना? R तुल्य। V वोल्ट का बैटरी है तो विभव कितना उत्पन्न करेगा? V। कोई दिक्कत? अब बाबू सेम वही रास्ते, बहुत आसान चीजें हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है बाबू? I इंटू R। V बराबर I इंटू R। तो I बराबर कितना हो जाएगा? अब एक बात बताओ, I के साथ R गुना में है ना, तो इधर किस में आएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? V बाई R।
कोई दिक्कत? अब देखो, अब देखेंगे हम प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए, तो प्रथम प्रतिरोध ये ना है R1 वाला, तो प्रथम प्रतिरोध में धारा कितना है I1, तो I1 बराबर विभव कितना है V, उसका प्रतिरोध कितना है R के जगह पर कितना हो जाएगा R1। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध में धारा कितना जा रहा है I2, विभव कितना है V, क्योंकि बिंदु नहीं बदल रहा है तो विभव नहीं बदलेगा, प्रतिरोध कितना I2। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब बुआ यहां से घेर देते हैं, यहां से क्या करते हैं हम, घेर देते हैं। अब देखिए तृतीय प्रतिरोध के लिए, तो तृतीय प्रतिरोध के लिए क्या होगा बुआ, तो तृतीय प्रतिरोध के लिए I का मान कितना है I3 ना, I3। विभव कितना है इसका V, बिंदु नहीं बदलेगा तो विभव भी नहीं बदलेगा, है ना। और उसके बाद I बराबर V बाई R ना, तो I की जगह पर I3, V की जगह पर V और R की जगह पर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कितना है R3। समीकरण नंबर 3। अब बुआ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम देखें किसे, यहां पर देखो, अब हम तुल्य प्रतिरोध के लिए भी निकाल लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध के लिए। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए जब हम निकालेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि तुल्य प्रतिरोध के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, धारा का मान कितना I, धारा का मान कितना I, तो I बराबर V का मान कितना है, विभव V ही है, अब बट्टा प्रतिरोध का मान कितना है R तुल्य। समीकरण नंबर 4। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिर हम वही चीज, सेम चीज है, अब परिपथ से, अब परिपथ से दिखाई दे रहा है यहां पर, हाँ, अब परिपथ से। तो परिपथ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिपथ में क्या हो रहा है बाबू, कि जो धारा I जा रहा है, V वोल्ट का जो विभव है या V वोल्ट का जो सेल है, बैटरी है, वो कितना धारा उत्पन्न कर रहा है I, है ना। वो I कितना भाग में बट रहा है, 3 भाग में, I1, I2 और I3। तो अब परिपथ से I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I1, I2, I3 ही 3 भागों में बट रहा है। कौन बट रहा है I कितने भाग में बट रहा है, 3 भाग में, I1, I2 और I3। कोई दिक्कत? समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, तो I का मान रखो, I का मान कितना है V बाई R तुल्य, V बाई R तुल्य बराबर I1 का मान कितना है, I1 का मान V बाई R1 प्लस I2 का मान कितना है, तो I2 का मान है V बाई R2 प्लस I3 का मान यहाँ है V बाई R3। कोई दिक्कत? कॉमन क्या आएगा बाबू, तो कॉमन V आएगा, V बाई R तुल्य बराबर V निकाल लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। अब यहाँ पर देखो V से भी कहाँ जाएगा, नैहर, V से भी नैहर, ससुरा क्या बचेगा, तो 1 बाई R तुल्य बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका आ गया फॉर्मूला, ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा मेरे से। चैप्टर खत्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितने भी डाउट हैं इस चैप्टर में उसको हम क्लियर कर दें। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो, अब इसमें हम नोट लिखा है, क्या लिखे हैं? नोट। तो नोट नंबर 1 में हम ये लिख सकते हैं कि समांतर क्रम श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में है ना विभव का मान समान, विभव का मान समान, समांतर क्रम श्रेणी में विभव का मान समान तथा धारा का मान अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? दूसरा हम लिख सकते हैं कि समांतर क्रम श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है, अर्थात छोटा होता है। ये 2 नोट आप लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, है ना। तो कुछ पिछले 1-2 साल में जो क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा है? तो पूछा है कितना लल्लू पल्लू सवाल। क्या पूछा है? 2021 में ही पूछा है, इसी साल। क्या पूछा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, कौन से क्रम? ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? चलो यहां पर दिखा देते हैं, यहां पर दिखा देते हैं, देख लो क्वेश्चन, है ना। 1 नंबर में बोला है विभवांतर, 2 नंबर में धारा, 3 नंबर में विभवांतर और धारा दोनों, है ना। 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। ये लौंडा अभी तो बताएं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सेम रहता है? विभवांतर, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मार देना। कौन सेम रहता है? विभवांतर। देखो भी सेम था ना, क्योंकि हम बताए थे कि बिंदु बदलने पर विभव का मान बदलता है। हे बाबू, समांतर क्रम संयोजन में बिंदु नहीं बदलता है और बिंदु नहीं बदलने के कारण आपका विभव या कहें विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा बोर्ड मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यहां पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं थोड़ा। यहां ध्यान दो बुआ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन पूछा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को, हाँ 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के 3 संयोजकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कुल प्रतिरोध कितना होगा? बोल रहा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देख लो यहां पर, समझ लो, 4 प्रतिरोध हैं, है ना। उनको कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या? किसी एक बिंदु पर m, है ना। उसके बाद इन चारों को दूसरे बिंदु पर भी दोनों सिरों को जोड़ा जाएगा ना, n पर एक साथ जोड़ा जाता है। इसका मान कितना है बुआ? इनका मान है 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, है ना। चारों का मान कितना है? 12 ओम, है ना। तो 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ दिए तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको अभी निकाले है ना, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? क्या था? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन जितना रहेगा उतना जोड़ते जाओ ना, 4 को है ना, तो प्लस 1/R4। कोई दिक्कत? तो बाबू 1/R तुल्य बराबर 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो एलसीएम कितना? 12। तो 12 एकम 12, 1 इकाई 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। तो कितना गया? 1 2 3 1 4, 4/12। कोई दिक्कत? तो 1/R तुल्य का न मान ये आया है, इसको पलटो, R तुल्य का मान निकालो। तो जैसे इसको पलटेगा ये भी क्या हो जाएगा? पलटनिया मार देगा, है ना। तो R तुल्य बराबर हो जाएगा 12/4, 4 तिहाई 12 अर्थात 3 ओम, है ना। अब बोल रहा है
देखो तो हम तो समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, बोल रहा है। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, समझना। 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जिस तरह से जोड़ा गया है इसी तरह के तीन संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? चलो अब इधर थोड़ा सा चित्र बनाकर ही टोटल हम बनाएंगे, इसलिए अब इधर वाले को भी क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। एकदम हम दिमाग में छाप देंगे, इतना तुम जान जाओ। घर पे केवल आप लोग मेहनत करते रहो, और जो भी डाउट है वो डाउट मेरे से पूछते रहो, जो भी डाउट है वो डाउट मेरे से पूछते रहो। अब क्या बोल रहा है बाबू, इसी प्रकार के कितने संयोजन, 3 ना, हाँ, इसी प्रकार के 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तब प्रतिरोध का मान निकालने के लिए बोला है। इसी प्रकार के 3 संयोजन, देखो जैसे ये जोड़ा गया ना 4 गो का, है 1, है 2, है 3, है 4, ऐसे ना जोड़ा गया है, ऐसे देखो यहां पर समझो, ऐसे ना, ये रहा। इसी प्रकार के कितने संयोजन, 3 संयोजन, है ना। देखो हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा हमारा चित्र बड़ी कमजोर बनता है, आप लोग तो जानते ही हैं कि चित्र उत्तर हमको बनाने नहीं आता है, बस काम चला लेंगे वही काफी है। चित्तर उत्तर में का ले आए, चित्तर आदमी का किस्मत खराब कर देगा, चित्तर पित्तर का फिर में मत पढ़ो, है ना। यहां देखो इसी प्रकार के 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में ऐसे नहीं जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध का मान, एक गधा, ये क्वेश्चन में जान है। अभी इसको जब जोड़ा तो इसका मान कितना आया, तो इसका मान 3 ओम आया, अभी आया 3 ओम, तो इसका मान कितना है बुआ, तो इसका मान है 3 ओम। इसका मान कितना है जोड़ने के बाद, 3 ओम। इसका मान कितना है, 3 ओम। रे गधा, तुल्य प्रतिरोध बनाना, इतना बनाने का काम नहीं पड़ेगा, केवल तुल्य बना दो। लो 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो इसका मान कितना हो गया, और जोड़ने के बाद तुल्य प्रतिरोध 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तो अब आर तुल्य पुनः से कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 का मान कितना, 3, प्लस R2 का मान 3, R3 का मान 3, 3 3 6 3 9 आंसर। कोई दिक्कत? अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रह गई हो तो आप कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।